तीन ऐसी खबरें आ चुकी हैं जो इंडिविजुअली एज वेल एज कलेक्टिवली रियल एस्टेट मार्केट पर बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकती हैं। ये खबरें क्या हैं और आने वाले वक्त में रियल एस्टेट की मार्केट किस तरफ जा सकती है और मार्केट में किस तरह से और कितनी तेजी आ सकती है, आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सोहेल जाफरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजे मार्केटिंग। अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में फुल कैश या इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्लॉट, मकान, फ्लैट या दुकान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए बड़े जबरदस्त ऑप्शंस मौजूद हैं। आप हमारे दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें इन दिनों सामने आई हैं, जिनमें से सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान के अंदर की पॉलिसी रेट या सादा लफ्जों में जिसे शरह सूद कहा जाता है, उसके अंदर 2% की कमी की है और अब यह 19.5% से कम होकर 17.5% तक आ गया है। दूसरी बड़ी खबर जनाब, इसी के साथ साथ इन तमाम तर चेंजेस को एंटिसिपेट करते हुए नेशनल सेविंग्स ने इससे पहले ही कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस रेट को कट करता, अपने रेट्स के कट्स जो हैं वो उन्होंने अनाउंस कर दिए थे। डिफरेंट स्कीम्स होती हैं नेशनल सेविंग्स में और उन्होंने अपनी डिफरेंट स्कीम्स के ऊपर इससे पहले ही जो की पॉलिसी रेट है उससे ज्यादा का रेट कट अप्लाई करके अनाउंस कर दिया था। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी खबर थी। इसके अलावा तीसरी खबर, आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान जो मुआहिदा होना था और हमें उसकी तारीख नहीं मिल रही थी, इवेंचुअली हमारे जो भी डेफिसिट्स थे वो पूरे हुए और अब हमारी उनके साथ बातचीत बिल्कुल आखिरी मराहल के अंदर दाखिल हो चुकी है। इवेंचुअली हमें डेट भी मिल चुकी है और आईएमएफ का ये पैकेज जो है ये अब की बार 3 साल का पैकेज होने जा रहा है, जो कि $7 बिलियन का होगा। ये तमाम तर चीजें अगर इनको कलेक्टिवली देखें तो ऑफ कोर्स ये ना सिर्फ रियल एस्टेट की मार्केट के लिए बल्कि तमाम मार्केट्स के लिए, तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए ये बड़ी मुस्बत खबरें हैं। लेकिन क्या रियल एस्टेट की मार्केट को ये तमाम चीजें मिलकर किसी पॉजिटिविटी की तरफ स्टीयर कर सकती हैं? क्या इसका रियल एस्टेट के ऊपर कुछ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ेगा? इसको समझने के लिए इन तमाम चीजों की डिटेल्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखें, जो आईएमएफ और पाकिस्तान की डील है, ऑफ कोर्स ये 3 साल की डील है और इसका एक बड़ा क्लियर मतलब ये होगा कि पाकिस्तान में रुपए के ऊपर जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। इसका ना सिर्फ रियल एस्टेट बल्कि हर तरफ बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट ये पड़ेगा कि वो तमाम लोग जिनके पास फॉरेन करेंसीज मौजूद थी, खासतौर पर स्ट्रेट अवे डॉलर्स मौजूद थे और वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि ये डॉलर जब 300 को क्रॉस करेगा तो एक सिग्निफिकेंट हमें फायदा होगा, उसके बाद हम इसको किसी काम कारोबार के अंदर लगाएंगे। तो उन लोगों को अब स्ट्रेट अवे इस बात का इंदिया मिल गया है कि रुपए के ऊपर उस तरह का प्रेशर अब नहीं आ सकता और यही वजह है कि रुपया और डॉलर वही उसी रेंज के अंदर अब वो खेल रहे हैं। 278 से 280 के दरमियान चीजें फ्लक्चुएट हो रही हैं, लेकिन ना इससे ज्यादा हो रही हैं और ना इससे कम हो रही हैं। रेट ना 280 से ऊपर जंप कर रहा है और ना 278 से नीचे जंप कर रहा है। तो वो एक रेंज बाउंड किस्म की एक्टिविटी चल रही है। लेकिन आईएमएफ के साथ डील हो जाने का मतलब ये होगा कि अगले 2 से 3 साल रुपए के ऊपर आप कोई सिग्निफिकेंट प्रेशर नहीं देखेंगे, जिसका मतलब यह है कि अब इवेंचुअली जिन लोगों के पास ये फॉरेन करेंसीज थी उनको अब इवेंचुअली ये सोचना पड़ेगा कि जनाब अगर इसका अपसाइड को इतना ज्यादा नहीं है और जिस तरह की खबरें हैं रुपए के ऊपर मजीद प्रेशर पड़ने के चांसेस भी नहीं है, तो इवेंचुअली अब उन्हें अपना जो प्लान बी है उसको एग्जीक्यूट करने की तरफ जाना पड़ेगा, यानी ये पैसे अब बिजनेसेस के अंदर लगाने पड़ेंगे। अब दूसरी साइड की तरफ आते हैं। देखें, रियल एस्टेट की मार्केट में तेजी कब आती है? रियल एस्टेट की मार्केट में तेजी 2 तरह से आती है। पहला तो ऑफ कोर्स जब कोई एमनेस्टी आती है, कहीं कोई टैक्स स्कीम निकाली जाती है या कहीं से कोई डर्टी मनी अलाउ की जाती है, तो उस वक्त बड़े कम वक्त के अंदर बड़ी तेजी के साथ प्राइसेस इन्फ्लेट होती हैं और इसका मार्केट पर पॉजिटिव से बहुत ज्यादा नेगेटिव असर पड़ता है। कुछ अरसे के लिए दिहाड़ियां लगती हैं, लोग खुश होते हैं, यूफोरिया चल रहा होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, लोग अन्य वाह बगैर सोचे समझे अजीब तरह की प्रॉपर्टीज बाय कर रहे होते हैं, अजीब तरह की फाइल्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन वो टाइड जब टर्न होती है ना तो उसके बाद पीछे तबाही बचती है और रिसेंट टाइम्स में हमने ये तबाही देखी है कि जहां जहां पर प्राइसेस इन्फ्लेट हुई, जहां जहां पर ये बबल्स बने,
उनमें से जब हवा निकली तो फिर लोगों की चीखें भी निकली हैं, और इसका ओवरऑल इंडस्ट्री के ऊपर बैड इंपैक्ट भी होता है कि एक दफा डसा हुआ बंदा फिर अगली दफा उस इंडस्ट्री की तरफ मुड़कर नहीं देखता। वो कहता नहीं यार, ये हमारे करने वाला काम नहीं है। और ना सिर्फ एक बंदा बल्कि समटाइम्स खानदानों के खानदान जो है ना, वो फिर दोबारा उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरफ नहीं देखते, क्योंकि उनके जहन में बैठ जाता है कि भाई नुकसान हुआ था। और याद रखें कि लॉस जो है वो ज़्यादा मेमोरी के अंदर ताज़ा रहता है रादर दैन जो आपने गेन्स लिए होते हैं। तो इसलिए ओवरऑल इस तरह की एमनेस्टी स्कीम्स का बहुत नुकसान होता है मार्केट को। दूसरा तरीका ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक ग्रोथ है। मार्केट वक्त के साथ साथ डिमांड और सप्लाई के दरमियान एक बैलेंस स्ट्राइक करते हुए इवेंचुअली ऊपर की तरफ मूव करती जाती है। और इस तमाम सीन के अंदर फायदा ये होता है कि चूंकि कहीं पर भी फेक बबल्स नहीं होते, प्राइसेस आर्टिफिशियली इन्फ्लेट नहीं की गई होती, तो इस वजह से लॉसेस के चांसेस बड़े कम होते हैं और मार्केट खुद ब खुद अपने आप को प्रोपेल करती रहती है टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स गेन्स। अब ये नेचुरली और ऑर्गेनिकली ग्रोथ होने के लिए ना चीजें थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी। अब देखें, ये जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हमें फील हो रहा है ना, इसको किसी न किसी वे शेप और फॉर्म में पूरी दुनिया में इस वक्त आप फील कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया वंस यूज्ड टू बी कॉल्ड द लकी कंट्री, वहां पर भी इस वक्त लोग महंगाई और इन्फ्लेशन की वजह से तड़प रहे हैं। यूएसए, हम सबको पता है कि चूंकि स्टिमुलस चेक ही वहां पर शुरू हुआ था, तो उसकी वजह से ओवरऑल वहां पर काफी ज्यादा इन्फ्लेशन है। यूरोप की बात करें, यू कैन फील द हीट। यूरोप में जर्मनी जैसा पावर हाउस जो है, वहां पर भी जब से चूंकि ये यूक्रेन वाली जंग शुरू हुई है खास तौर पे उस टाइम के बाद से, लेकिन उससे पहले भी पैंडेमिक के टाइम से ही जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो काफी हद तक हॉल्ट के ऊपर है। इस पूरी बात का मतलब यह है कि हर तरफ इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकी हुई है और दुनिया में हर तरफ इन्फ्लेशन हैं, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स भी सबने बढ़ाए हुए थे ताकि चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल में किया जा सके। तो जब इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, लोगों के पास पैसे बनते हैं, तो फिर उसके बाद उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है रियल एस्टेट के अंदर या किसी भी और पैरेलल व्हीकल के अंदर, ताकि वहां से गेन्स हासिल किए जा सकें। इस वक्त जो रेट कट किया गया है ऑफ कोर्स वो काफी सिग्निफिकेंट है और हम कंसिस्टेंटली रेट कट करते आ रहे हैं और हमने तकरीबन को 4.5% तक का रेट कट किया है ये पिछले 3 एक मीटिंग्स के अंदर, जिसका मतलब यह है कि हमने काफी हद तक सिग्निफिकेंटली इसको कट किया। लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्पर करने के लिए ये रेट कट काफी है? मेरे ख्याल से ये इस स्टेज के ऊपर अभी काफी नहीं है। मेरे ख्याल से ये इंटरेस्ट रेट 15% पर आएगा तो फिर लोग शायद सोचना शुरू करें कि जो फिक्स डिपॉजिट्स उन्होंने किए हुए हैं, जो सर्टिफिकेट्स, जो बॉन्ड्स के अंदर उन्होंने पैसे लगाए हुए हैं, 15% के आसपास शायद लोग सोचना शुरू करेंगे। 15% अगर कहें तो आप फ्रंट एंड लोड और बैक एंड लोड दोनों को मिलाएं तो टेक होम शायद लोगों का 12% होता होगा। तो 12% गेन्स के आसपास लोग सोचेंगे कि यार इज इट सिग्निफिकेंट इनफ, और जो एक्चुअल इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर होगी, जो ग्रोथ होगी, वो सर तभी होगी अगर ये इंटरेस्ट रेट एट द वेरी लीस्ट 12% के ऊपर आए। आइडियली इसको सिंगल डिजिट में होना चाहिए, लेकिन 10 से 12 की वो रेंज है जहां पर पाकिस्तान की इकोनॉमी फ्लरिश करती है, जहां पर पाकिस्तान के अंदर चीजें मूव होती हैं। 10% बहुत अच्छा है, सिंगल डिजिट पे चला जाए तो वो तो साइकोलॉजिकली वो जो 1% का डिफरेंस है वो बहुत बड़ा डिफरेंस फील होता है, लेकिन 10% एक ऐसा फिगर है जहां पर चीजें आपको एक्चुअली होती हुई दिखाई देंगी और उसके बाद फिर आपको ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज मुख्तलिफ सेक्टर्स में, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के अंदर होती हुई दिखाई देंगी। और एक बात याद रखिएगा कि रियल एस्टेट में पैसा तब आता है जब बाकी सेक्टर्स के अंदर पैसा बन रहा होता है, क्योंकि हम वो डर्टी मनी और ब्लैक मनी उन चीजों को साइड पे रख के बात कर रहे हैं, हम एक जेन्युइन मार्केट की बात कर रहे हैं। तो जब तक बाकी इंडस्ट्रीज में मनी विल नॉट चेंज हैंड्स, तब तक रियल एस्टेट के अंदर कोई खास तेजी आपको दिखाई नहीं देगी।
तो अभी आई थिंक इट्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम हियर टू रोप, लेकिन एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एटलीस्ट डायरेक्शन ठीक है और कंसिस्टेंटली जो हमने पिछले 3 मीटिंग्स में जो स्टेप्स देखे हैं वो आपको इंदिया दे रहे हैं कि ये चीजें ठीक सिमत के अंदर जा रही हैं। और मैंने इलेक्शन से पहले भी एक वीडियो की थी और आपको बताया था कि आने वाली गवर्नमेंट जो है वो पहली स्टेज के अंदर इंटरेस्ट रेट को 15% के आसपास लेके जाना उनका बड़ा टारगेट होगा। उसके बाद फिर चीजें वहां से फॉरवर्ड इंशाल्लाह मूव करेंगी। तो फिल वक्त चीजें अभी जरा स्लो होंगी। अभी मुझे कोई वक्ती तौर पर कोई तेजी मार्केट के अंदर उस तरह की दिखाई नहीं दे रही है कि ऑल ऑफ अ सडन जनाब पैसा बस आने लग जाएगा मार्केट के अंदर और प्राइसेस बढ़ने लग जाएंगी। नो, लेकिन एक और ट्रेंड भी इसके साथ साथ बड़ा इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि प्राइसेस भी अब रेंज बाउंड हैं। प्राइसेस अब इससे नीचे भी आपको काफी देर से जाती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं, बिकॉज लोग अब इससे ज्यादा नीचे रेट्स के ऊपर अपने एसेट्स बेचने के लिए भी तैयार नहीं हैं। सो दैट मेक्स इट अ वेरी आइडियल टाइम कि आप अगर अच्छी पोजीशंस लेना चाहते हैं, मेरे ख्याल से आपको अभी से अच्छी पोजीशंस लेनी चाहिए। अच्छे प्रोजेक्ट्स देखें जहां पर आपको लगता है कि यार ये शहर से इतने एक फासले के ऊपर भी है और यहां पर आबादी का इतना एक रुझान भी हो सकता है। वहां पर आप आज अगर अच्छे प्लॉट्स बाय कर लेते हैं, अच्छे फ्लैट्स, अच्छी दुकानें, जो भी चीज बाय करते हैं वो आने वाले वक्त में आपको बहुत तगड़ा प्रॉफिट देगा, बिकॉज रियल एस्टेट हैज हिट द रॉक बॉटम एक्चुअली। तो ये एक बड़ी सेफ लिमिट है जहां पर आज आप बड़े औने पौने दामों रियल एस्टेट एसेट्स कलेक्ट कर सकते हैं। और मैं अक्सर जो बात करता होता हूं कि सबसे ज्यादा पैसा लोगों ने इकोनॉमिक मेल्टडाउन्स के अंदर, रिसेशंस के अंदर ही कमाया है, और इसकी रीजन ये होती है कि आपको एसेट्स बहुत सस्ते मिल रहे होते हैं और तब आपको कैपिटलाइज करना चाहिए। तो इस वक्त मेरे ख्याल से आइडियल टाइम है। वो लोग खास तौर पर जो बड़े प्रॉफिट्स कमाना चाहते हैं उनके लिए आज सस्ते तरीन प्लॉट्स मार्केट्स के अंदर अवेलेबल हैं। खुद प्रोजेक्ट स्पॉट करें, आपको लगता है कि यार ये प्रोजेक्ट अच्छा है, खुद देखें, ठीक है। और अगर आप हमसे मशवरा करना चाहते हैं तो आपको इंशाल्लाह ताला अच्छा मशवरा भी जरूर देंगे। आज की वीडियो से सिर्फ और सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।